हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन एसएससी पे। हम बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल और बिहार पुलिस एसआई को ध्यान में रखते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियोस अब रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी और जीएस के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। हमारा एम है कि हम 15 जनवरी या फिर 31 दिसंबर तक इस सिलेबस को कंप्लीट कर दें, इन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और जीएस के ये सारे वीडियोस अपलोड होंगे। इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। आप वहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब हम आगे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमें डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया आए थे। अब वो किस सीक्वेंस में आए थे हमें ये पता होना चाहिए। सीक्वेंस ये था, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। तो हम एक इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, PDEDF। P for Portuguese, D for Dutch, E for English, D for Danes यानी कि नीदरलैंड्स के लोग, और F for फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोग। तो इस सीक्वेंस में यूरोपियंस आए थे। तो यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ आए थे, सबसे पहला पोर्चुगीज़ जो इंडिया आया था वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 14 मई, वास्को डिगामा 17 मई 1498 को इंडिया आया था। और इसके बाद जब ये यहाँ से बहुत सारे लोड ऑफ कार्गो लेके वापस गया ट्रेड करने के बाद, तो 60 टाइम्स प्रॉफिट इसने किया था। और जब ये वापस जाता है तो फिर बाकी मर्चेंट्स भी थे जो वो इसे देख के अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ। और फिर पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने एक चार्टर प्रिपेयर किया जिसके तहत पोर्चुगीज़ मर्चेंट्स जो इंडिया में ट्रेड कर सकते थे और पोर्चुगीज़ इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते थे, उसके लिए पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ से गवर्नर अपॉइंट करना शुरू किया। तो जो गवर्नर सबसे पहले अपॉइंट किया था पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने, वो 1505 में फ्रांसिस्को डी एल्मीडा को अपॉइंट किया था। सबसे पहले 1505 टू 1509 तक ये गवर्नर रहा था। तो पहला पोर्चुगीज वाइसरॉय या गवर्नर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डियाज। डियाज था, इसका असली नेम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये 1487 में ये पहला पोर्चुगीज था जिसने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। केप ऑफ गुड होप हमें पता है अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे केप ऑफ गुड होप देखने को मिलता है। तो अब केप ऑफ गुड होप का डिस्कवरर बार्थोलोम्यू डियाज था। वास्को डिगामा के बारे में अभी हमने पढ़ा। वास्को डिगामा पहला पोर्चुगीज था जो इंडिया आया था 17 मई 1498 को। एल्मीडा पहला पोर्चुगीज गवर्नर था और एल्बुकर्क जो है वो दूसरा गवर्नर 1509 में बना था। और एल्बुकर्क ने ही पहली बार 1510 में गोवा को कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। उससे गोवा को कैप्चर किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय या गवर्नर कुछ भी कह ले, वो इंडिया में कौन था? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए हुगली को बेस किसने बनाया था? सबसे पहले किसने बनाया था? उससे पहले हमारे पास यहाँ चार ऑप्शंस हैं, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज और ब्रिटिश। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस ऑफ अराइवल क्या था यूरोपियंस का। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऑफ अराइवल हमें बताएं इस क्वेश्चन में। और अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हु यूज्ड द हुगली एज बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल।
तो हमें पता है बंगाल में पायरेसी के लिए, बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए हुगली को बेस सबसे पहले पोर्चुगीज ने बनाया था। ईयर था 1534 और बंगाल के रूलर हुआ करते थे उस समय घियासुद्दीन, महमूद शाह। घियासुद्दीन महमूद शाह उस टाइम रूलर हुआ करते थे। पोर्चुगीज ने इनसे परमिशन लिया बंगाल में ट्रेड करने का और ट्रेड सेंटर्स या फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने का, और इन्होंने परमिशन दे दिया। और उसके बाद पोर्चुगीज ने ही सबसे पहले हुगली को बेस बनाया और फिर पायरेसी की बे ऑफ बंगाल में। फिर 1632 में हमें पता है कि 1632 में गवर्नर मुगल एम्परर हुआ करते थे शाहजहां, उनके गवर्नर थे कासिम खान। कासिम खान ने जितने भी पोर्चुगीज सेटलमेंट्स थे हुगली में उनको डिस्ट्रॉय किया। पोर्चुगीज नेशनल्स को इम्प्रिजन कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा पोर्चुगीज, ऑप्शन सी। पोर्चुगीज ने ही सबसे पहले बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए हुगली को बेस बनाया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Where in India did Britishers set up their first factory in 1613? जैसा कि हमें पता है 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आए थे। कैप्टन हॉकिंस इंडिया आए थे और किसके कोर्ट में आए थे? कौन से मुगल रूलर के कोर्ट में आए थे? आपको पता होना चाहिए मुगल रूलर थे जहांगीर, जिनके कोर्ट में वो आए थे। और इन्होंने सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन पोर्चुगीज जो थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और जहांगीर ने ये परमिशन नहीं दी। इसके बाद फिर 1611 में हमें पता है कि बैटल ऑफ 1612 में बैटल ऑफ स्वली होता है और स्वली की युद्ध में थॉमस बेस्ट की अगुवाई में ये युद्ध होता है। इंग्लिश थॉमस बेस्ट के लीडरशिप में ये वॉर लड़ते हैं पोर्चुगीज से, और फिर स्वली का युद्ध, जो कि सूरत के पास ही ये जगह है स्वली, वो फिर इंग्लिश जीत जाते हैं। और उसके बाद फिर 1613 में एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। तो 1613 में पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकलता है कि ब्रिटिशर्स ने पहली टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी और किस ईयर में इस्टेब्लिश की थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। now we are moving to the next question, that is question number 4. Which of the British officials defeated Portuguese at Swali? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्वली का जो युद्ध था वो 1612 में ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के आगे में हुआ था, और इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए थे और फिर 1613 में उन्होंने एक परमानेंट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश कर ली थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्चुगीज एट स्वली? स्वली में पोर्चुगीज को हराने वाला ब्रिटिश ऑफिशियल कौन था? अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि स्वली में ब्रिटिशर्स को पोर्चुगीज को हराने वाला ब्रिटिश ऑफिशियल जो था वो थॉमस बेस्ट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर थॉमस बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। Now we are moving to the next question, that is question number 5. Dutch East India Company established its factory at Patna in which year? ये 65th BPSC का क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री किस ईयर में इस्टेब्लिश की थी। उससे पहले अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्या सीक्वेंस था अराइवल का डच यूरोपियंस का। तो हमने उसमें एक ट्रिक पढ़ा था PDEDF। पी से हमने पोर्चुगीज पढ़ लिया था, डी से डच पढ़ा था, ई से इंग्लिश, डी से फिर यहाँ पे हमने डेंस पढ़ा था और एफ से फ्रेंच पढ़ा था। तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किस ईयर में कौन कौन सी कंपनीज स्टैब्लिश हुई। तो पोर्चुगीज जो कंपनी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी
1497 में, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी वो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डच कंपनी थी, जो 1602 में स्टैब्लिश हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हॉलैंड की कंपनी थी, वो 1616 में स्टैब्लिश हुई थी। और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की कंपनी थी, वो सबसे लास्ट में 1664 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद भी एक स्वीडन की कंपनी थी जो 1739 में स्टैब्लिश हुई थी। हालांकि इस सीक्वेंस में वो नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ तक याद रखना है 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में सबसे पहले फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी? तो हमें ये पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1632। पटना में सबसे पहले जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो 1632 में। कई बार ऑप्शन में 1638 भी दिया रहता है, तो आप इन दोनों ईयर को ध्यान में रखेंगे और जो भी ऑप्शन गिवन हो इन दोनों में से उसको टिक करेंगे। Now we are moving to the next question, that is question number 6. Dutch East India Company established its factory at Patna. सेम पिछला ही क्वेश्चन था, ये फिर देखिए 69 बीपीएससी में ये फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता ही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी? 1632, या जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार 1638 भी ऑप्शन में होता है। दोनों में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? जैसा कि हमें पता है कि 1740s से ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड में वॉर चल रहा था और उसका इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। जैसा कि हमें पता है कि 1746 से 48 में, ये जो ईयर था, यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कौन से ईयर में हुआ था? 1746 से 48 में हुआ था। और ये कौन सी ट्रिटी से ये वॉर एंड हुआ था? तो हमें पता होना चाहिए, ट्रिटी ऑफ एक्स ला चैपल। एक्स ला चैपल से ये वॉर एंड किया गया था। लेकिन इस वॉर का इमीडिएट रीजन क्या था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शंस क्या क्या हैं? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ये बिल्कुल सही है, ये रीजन है, लेकिन ये इमीडिएट रीजन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, बिल्कुल ये भी रीजन है, 1740 से ही ये वॉर चल रहा था, ये भी रीजन है, बट ये इमीडिएट कॉज नहीं है। इश्यूज ऑफ कार्नेटिक सक्सेशन, बिल्कुल ये भी एक रीजन होगा, लेकिन ये इमीडिएट कॉज नहीं है। यहाँ जो करेक्ट और इमीडिएट कॉज है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, वो है ऑप्शन डी, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स की तरफ से नेवी कमांडेंट हुआ करता था बर्नेट। बर्नेट ने सबसे पहले फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण से पहला यही रीजन था, जिसके कारण इमीडिएट कॉज था वो पहला यही था, जिसके कारण पहला कार्नेटिक वॉर इंडिया में स्टार्ट होता है। 1746 से स्टार्ट होता है और 1748 में एंड होता है बाय द ट्रिटी ऑफ एक्स ला चैपल। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. The first battle of Vandy Wash in 1760 was fought by the British against whom? जैसा कि हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि कार्नेटिक वॉर्स हुए 1746 से 48 में, पहला कार्नेटिक वॉर होता है। 1749 से 1754 में दूसरा कार्नेटिक वॉर होता है और 1756 से 1763 तक थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है। पहला कार्नेटिक वॉर एक्सला चैपल की ट्रीटी से एंड होता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में एक और वॉर होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ अंबर, जो 1749 में होता है और ये वॉर सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ही होता है। ये ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीतते हैं। उसी तरीके से थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो कि 1756 से 1763 तक चला था, इसमें 1760 में एक और वॉर होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश। ये वॉर 1760 में होता है और ये वॉर भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, द फेमस बैटल ऑफ वेंडी वॉश इन 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। किसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने वॉर लड़ा था? वेंडी वॉश की लड़ाई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुई थी।
तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गेट बेस्ट शोरा या सॉल्ट पीटर। कौन से रीजन से यूरोपियंस को बेस्ट सॉल्ट पीटर, आपको पता है मॉडर्न इंडिया में ओपियम और सॉल्ट पीटर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, बिहार में होती थी। तो बिहार से बेस्ट सॉल्ट पीटर और ओपियम यूरोपियंस को मिलता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने देखा पिछले ही क्वेश्चन में, हमने देखा कि ओपियम और सॉल्ट पीटर इन दोनों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार में होता था और ब्रिटिशर्स को यहीं से सबसे ज़्यादा सॉल्ट पीटर और ओपियम देखने को मिलता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है। यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 में एक्सप्लोरर का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उनके बर्थ प्लेस दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली में इनका जन्म हुआ था, और जैक्स कार्टियर ये फ्रेंच थे, ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। उसी तरह से सर फ्रांसिस ड्रेक इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। फर्डिनेंड मैगलन का जन्म हुआ था पोर्टुगल में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए को हमने मैच किया है 3 से, ऑप्शन बी को हमने मैच किया है 4 से, ऑप्शन सी को हमने मैच किया है 2 से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट। जैसा कि हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि 17 मई 1498 को पहला पोर्चुगीज जो इंडिया आया था उसका नाम था वास्को ड गामा, और इसने 3 महीने तक भारत में समय व्यतीत किया, ट्रेड किया और 60 टाइम्स 3 महीने तक ट्रेड किया और 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट इसने अर्न किया और फिर ये वापस गया था। दोबारा ये भारत फिर से आता है और वो आता है 1501 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट इन विच ईयर, इन 1498, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 13. Which of the following is are true about Vasco da Gama? Vasco da Gama के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ज़ैमोरिन सुमुत्री वॉज द रूलर ऑफ कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप टू इंडिया। बिल्कुल सही बात है। 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसको वेलकम करने के लिए कैलिकट के पोर्ट पे वो कैलिकट के रूलर ज़ैमोरिन, ये जिनका असली नाम सुमुत्री था, वो खड़े थे और उन्होंने वेलकम किया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर इन इंडिया। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि वास्को डी गामा 3 महीने के लिए पहली ट्रिप में भारत आके रहा था, उसने 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है वास्को डी गामा रीविजिटेड इंडिया इन 1501। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कौन से ईयर में आया था, तो 1501 में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। Which one of the following is connected with blue water policy? जैसा कि आपको पता है यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज जब आए थे तो पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने वाइसरॉयज या गवर्नर अपॉइंट करना शुरू किया था। 1505 टू 1509 तक जो पहला गवर्नर भारत में आया था पोर्चुगीज, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने ही एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरे इंडियन ओशन में पोर्चुगीज की मोनोपोली हो जाए, इसके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने, जिससे ट्रेड मोनोपोली पूरी तरीके से पोर्चुगीज कंट्रोल में रहे। और इस पॉलिसी के अंडर ही एक सिस्टम स्टार्ट किया था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने जिसे हम कहते हैं कार्टेज सिस्टम। पास सिस्टम हुआ करता था ये, जिसके तहत पास दिखा के ही
कोई भी इस रीजन से ट्रेड कर सकता था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंप्लीमेंट की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हेन डिड वास्को ड गामा केम टू इंडिया? हमने इस क्वेश्चन को कई बार देख लिया है अभी। वास्को ड गामा 1498 को आया था। 17 मई एग्जैक्ट डेट है 1498। Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? 16 नंबर क्वेश्चन। किसने वेलकम किया था? अभी हमने पढ़ा वेलकम किया था किसने? कैलिकट के रूलर थे जैमोरिन, जिनको हम लोग सुमुत्री भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17, who among the following visitors to India did not belong to Portuguese country? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पोर्चुगीज नहीं थे? कौन से विजिटर जो पोर्चुगीज यानी पोर्चुगल से बिलोंग नहीं करते थे, ये हमें बताना है। दुआर्तो बारबोजा एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, मेडिवल इंडिया के टाइम पे आए थे और उन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक्सप्लेन किया है, उसके बुक लिखा है उसके ऊपर। उसी तरह से डोमिनिगो पेस भी, केडीआर हमें पता है विजयनगर एम्पायर के एक फेमस रूलर केडीआर कृष्णदेवराय के टाइम पे डोमिनिगो पेस भी आए थे, ये भी एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। ऑप्शन डी है फर्नियो न्यूनीज। फर्नियो न्यूनीज भी एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे और ये भी मिडिल मेडिवल टाइम्स के टाइम मेडिवल टाइम्स में आए थे और ये विजयनगर एम्पायर को इन्होंने भी इसके ऊपर अपना अकाउंट लिखा है। तो और ऑप्शन सी है यहाँ पे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है ये एक इटालियन ट्रैवलर थे। पीटर मुंडी एक इटालियन ट्रैवलर थे जो कि शाहजहां के टाइम पे इंडिया में आए थे। तो हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीन नेम जो है डुआर्टो बारबोजा, डोमिनिगो पेस और फर्नियो न्यूनीज, ये तीनों पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज ट्रैवलर थे जो कि मेडिवल टाइम्स में विजयनगर एम्पायर आते हैं और विजयनगर एम्पायर को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी पीटर मुंडी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पोर्चुगीज नहीं थे, ये इटालियन ट्रैवलर थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यहाँ फिर से मैच द फॉलोइंग है। यहाँ वॉयजर्स है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में कंट्रीज गिवन है। हमें पता होना चाहिए कि किस कंट्री से कौन से वॉयजर बिलोंग करते हैं, इसमें हमें यही मैच करना है। तो हमें जैसा कि पता है वास्को डी गामा कौन सी कंट्री से थे? पोर्टुगल से वास्को डी गामा थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन सी कंट्री से थे? स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, यानी यूनाइटेड किंगडम भी इसमें ऑप्शन में दिया जा सकता है। और टेस्मन जो थे वो हॉलैंड के थे। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया हो सकता है कि लिस्ट 1 में वॉयजर्स का नाम दिया हो और लिस्ट 2 में वो किस उन्होंने कौन सा कंट्री के लिए सी रूट डिस्कवर किया था वो लिस्ट दी हो। तो आपको उस तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन फ्रेम। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। और वास्को डी गामा जैसा कि हमें पता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि लिस्ट 2 में ऐसे ऑप्शंस दिए हों कि वास्को डी गामा ने कौन सी कंट्री के लिए सी रूट डिस्कवर किया था, तो आपको वो बताना पड़ेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन सी कंट्री के लिए सी रूट डिस्कवर किया था, कैप्टन कुक ने कौन सी कंट्री के लिए सी रूट डिस्कवर किया था और टेस्मन ने कौन सी कंट्री के लिए सी रूट डिस्कवर किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। यहाँ भी मैचिंग है और हमें इसको मैच करना है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नूनो डा कून्हा, पेड्रो अल्वारेज कब्राल और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जैसा कि हम जानते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 से गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए थे, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर जो कि इंडिया में अपॉइंट किए गए थे। और फ्रांसिस अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को ही हम जानते हैं कि ये रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया या ईस्ट भी इनको कहा जाता है। और 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा अक्वायर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हम मैच कराएंगे ऑप्शन 4 से, एक्वायरिंग गोवा इन 1510। नूनो डा कून्हा ये 1529 में गवर्नर अपॉइंट किए गए थे और 1538 तक ये गवर्नर थे।
नूनो डा कूना ने ही कोचिन से हेडक्वार्टर शिफ्ट करके गोवा कर दिया था। तो इनको हम मैच करेंगे ऑप्शन ए से। पेड्रो अल्वारेस कब्राल ये सेकंड पोर्चुगीज थे जो इंडिया आए थे। 1599 में ये इंडिया आए थे, सेकंड पोर्चुगीज थे। और 1499 में आए थे और 1505 में इन्होंने श्रीलंका को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो बट यहाँ पेड्रो अल्वारेस कब्राल को आप किससे कनेक्ट करेंगे? सॉरी 1499 नहीं, 1500 में ये आए थे, सॉरी। तो आप इसको मैच करेंगे पेड्रो अल्वारेस कब्राल को, अराइवल इन इंडिया इन सितंबर 1500। चौथा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। आप इसको मैच करेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी से। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए की मैचिंग हमने की है 4 से, ऑप्शन ए को 4 से किया है, बी को हमने 1 से किया है। तो इस कोड के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी मैच कर रहा है करेक्टली। तो सॉरी बी को 1 से किया है। दो और ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। पेड्रो अल्वारेस कब्राल को हमने 3 यानी सी को 2 से किया है, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी मैचिंग है, यहाँ भी एक्सप्लोरर और उनके बर्थ प्लेस को हमें मैच करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस का बर्थ प्लेस, क्रिस्टोफर कोलंबस वैसे रहने वाले स्पेन के थे, बट इनका बर्थ प्लेस इटली था, तो आप इसको इटली से मैच कर सकते हैं। जैक्स कार्टियर फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म हुआ था यूके में, दैट इज इंग्लैंड। और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म हुआ था पोर्टुगल में, दैट इज ऑप्शन 1। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ऑप्शन ए को हमने मैच किया है 3 से, ऑप्शन बी को हमने मैच किया है 4 से, तो और ऑप्शन सी को हमने मैच किया है 2 से, और ऑप्शन डी को हमने मैच किया है 1 से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Who were the first Europeans to come to India for trade? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सीक्वेंस था वो PDEDF इस सीक्वेंस में था। P से पोर्चुगीज, D फॉर हमने यहाँ आपको डच बताया था, E फॉर इंग्लिश, फिर अगेन D फॉर हमने यहाँ पे आपको डेंस बताया था, और F फॉर फ्रेंच बताया था। तो पहले यूरोपियन जो भारत आए थे ट्रेड के लिए वो पोर्चुगीज थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। Who was the real founder of Portuguese power in India? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, या फिर इस तरह से भी लिखा रहे कि इन द ईस्ट, तो हम इसे कहेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा के बारे में हमने पढ़ा ही है। वास्को डिगामा 1498 में पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए थे 17 मई को। बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1487 में केप ऑफ गुड होप के फाउंडर बार्थोलोम्यू डियाज ही थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको हमने बताया कि यूरोपियन पावर्स की सीक्वेंस में इंडिया में आई थी। तो इस क्वेश्चन में यह है कि यूरोपियन पावर्स के ही रेस्पेक्ट में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, ये ईयर गलत है। पोर्चुगीज ने कैप्चर किया था गोवा को 1510 में। अभी मैंने बताया कि अल्फोंसो डे अल्बुकर्क में गोवा को कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना था। तो उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। बिल्कुल सही बात है, मसूलीपट्टनम में पहली टेम्परेरी फैक्ट्री इंग्लिश ने इस्टेब्लिश की थी 1611 में। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इन ईस्टर्न इंडिया the English company opened its first factory in Odisha in 1633। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ईस्टर्न इंडिया की पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बालासोर उड़ीसा में इस्टेब्लिश की थी
कौन से ईयर में? 1633 में। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लिएक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। हमें पता है कि पहले कार्नेटिक वॉर और दूसरे कार्नेटिक वॉर में ड्यूप्लिएक्स ही कमांडर हुआ करते थे फ्रेंच आर्मी के, और पहले कार्नेटिक वॉर में जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से एंड हुआ था, उसके जीतने के बाद 1746 में मद्रास जो है वो फ्रेंच के पास आ गया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? हमें पता होना चाहिए कि पहला फोर्ट्रेस पोर्चुगीज ने कौन से प्लेस पे बनाया था। तो हमें पता है कि 1503 में एल्बुकर्क ने पहला फोर्ट्रेस एस्टेब्लिश किया था कोचिन में। 1503 में अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, जो उस टाइम गवर्नर नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो पहले थे जिन्होंने ये फोर्ट्रेस एस्टेब्लिश किया था कोचिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचिन। Portuguese built their first fortress at Cochin. Now moving on to the next question, that is question number 25. Who were the first Europeans to set up sea trade centers in India? पहले यूरोपियन जिन्होंने sea trade centers इंडिया में establish किया था। बिल्कुल सही बात है, sea trade center जो establish किया था वो पहले यूरोपियन कौन थे? पोर्चुगीज थे। हमने पढ़ाई है सीक्वेंस PDEDF, तो पोर्चुगीज ही पहले आए थे जिन्होंने sea trade center establish किया था। Moving to the next question, among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese in, जैसा कि हमें पता है कि पोर्चुगीज ने हुगली में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, हुगली में पायरेसी करने के लिए। ये हमने अभी क्वेश्चन अभी देखा भी था। तो बंगाल में सबसे पहले पोर्चुगीज ने कौन सी जगह पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी? हुगली में स्टैब्लिश की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्री रामपुर जो जगह है, यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी डच ने। चिंसुरा में, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी डेन्स ने, सॉरी, डेन्स ने श्रीरामपुर में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। चिंसुरा में 1653 में डच ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। With reference to the Pondicherry, now Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry was the Portuguese. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो पोर्चुगीज ही थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज फ्रेंच। ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रेंच नहीं थे, दूसरे थे डच जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। थर्ड स्टेटमेंट है, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेजों ने 1793 में पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत 1814 में उसे फ्रेंच को दे दिया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, दूसरा स्टेटमेंट हमें गलत दिखा और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कोट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन ए को सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने देखा पोर्चुगीज ने हुगली को पायरेसी का बेस बनाया था बे ऑफ बंगाल में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? जैसा कि हमें पता है कि कैलकाटा को किसने फाउंड किया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हम जानते हैं जॉब चार्नोक इसका आंसर है, क्योंकि 1690 में जॉब चार्नोक ने कैलकाटा में एक प्लेस थी सूतानाती, उसको ट्रेडिंग सेंटर बना लिया था इन प्लेस ऑफ हुगली। हुगली की बजाय सूतानाती को ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। सूतानाती कैलकाटा में था, इस वजह से कैलकाटा जो है वो मेन फ्रेम में आ जाता है और हम कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ कैलकाटा 1690 में ही किसने किया था फाउंड? जॉब चार्नोक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। हु फाउंडेड कैलकाटा? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जॉब चार्नोक ने कैलकाटा फाउंड किया था 1690 में। Moving to the next question, that is question number 31. In India, the first municipal corporation was set up in which of the following? ये यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है। कौन सी प्लेस पे पहला
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था भारत में पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में 1668 में स्टैब्लिश किया गया था. Moving to the next question, that is question number 32. The first to start a joint stock company to trade with India. पहली बार joint stock company का concept इंडिया में कौन सी यूरोपियन पावर लेके आई थी? अब सीक्वेंस तो हमें पता है PDEDF, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस कर लिया है. डी फॉर यहाँ पे डच होता है. सेकेंड जो यूरोपियन कंपनी थी डच, यही पहली कंपनी थी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके इंडिया में आती है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? पहला कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको सेलेक्ट करना है. एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. ऑप्शन ए है द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस. गलत स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची. ये स्टेटमेंट सही है. डचों ने पोर्चुगीज को हराया था फोर्ट विलियम्स में, मॉडर्न कोची में फोर्ट विलियम्स स्टैब्लिश किया था. द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फॉर देम. ये भी एक गलत स्टेटमेंट है. मॉडर्न कोची नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी. ये भी गलत स्टेटमेंट है. मॉडर्न कोची ब्रिटिश कॉलोनी की पार्ट रही है. तो इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द डच, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं. द डच established their factories, warehouses on the east coast of on lands granted to them by गजपति रूलर्स. डचों ने ईस्टर्न कोस्ट पे फैक्ट्री स्टैब्लिश तो की थी, लेकिन वो गजपति रूलर्स के द्वारा ग्रांट किए गए लैंड पे नहीं की थी. डचों ने 1617 में यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जबकि गजपति रूलर्स जो थे वो 1616 में ही इनका डिक्लाइन हो चुका था. तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बीजापुर सल्तनत से गोवा को कैप्चर किया था. कौन रूलर हुआ करते थे उस टाइम बीजापुर के? यूसुफ आदिल शाह वो रूलर हुआ करते थे बीजापुर के. कौन से ईयर में कैप्चर किया था? तो हमें पता है 1510 में कैप्चर किया था. ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 पढ़ रहे हैं. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फैक्ट्री ओपन की थी लीज्ड लैंड पे, जो कि वो बीजापुर के विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से उन्हें लीज पे मिली थी. तो इसमें जो कोट्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 और 3 सही स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफल होने के क्या कारण थे? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है. ऑप्शंस गिवन है. एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी. ऑप्शन बी, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स. बिल्कुल सही बात है. जो कंपनी की आर्मी थी वो वेस्टर्न ट्रेनिंग लेके आई थी, उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, जबकि हमारे भारत देश में मॉडर्न आर्म्स और वेस्टर्न ट्रेनिंग नहीं थी. तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट पे हम आते हैं. इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस. बिल्कुल सही बात है. इंडियन सोल्जर्स उनके लिए काम करते थे जो उनको पैसे दे देता था, सफिशिएंट अमाउंट उन्हें प्रोवाइड करा देता था, वो उनके लिए काम करने लग जाते थे. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट इट्स फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया. पहला चार्टर कौन सी ब्रिटिश कंपनी को मिला था? हमें पता है 1593 में लीवेंट कंपनी थी जिसे लैंड रूट से ट्रेड करने का परमिशन मिल गया था. और सबसे पहली ब्रिटिश कंपनी यही थी जिसे भारत में ट्रेड करने का परमिशन मिला था. तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जब बनी थी तो भारत का एम्पायर उस टाइम कौन था? आपको पता है 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और आपको पता होना चाहिए कि 1556 से 1605 तक जिस रूलर का कार्यकाल जिस रूलर ने भारत में रूल किया था वो थे अकबर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हुई थी उस टाइम एम्पायर ऑफ इंडिया कौन थे? अकबर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जहांगीर का कार्यकाल जैसा कि हम जानते हैं कि 1605 से 1627 तक था, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देते इस डेट के अकॉर्डिंग। शाहजहां का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए 1628 से लेके 1658 तक था, ये भी ऑप्शन नहीं होता है इसमें। और औरंगजेब के बारे में तो आप जानते ही हैं, 1659 से इनका कार्यकाल 1707 तक था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको डेट्स याद रहते हैं इन रूलर्स के टेन्योर के तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिया में जो एम्पायर थे वो अकबर थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल एम्पायर के टाइम पे एस्टैब्लिश की थी? इंग्लिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली टेम्पररी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की थी। और हमें जैसा कि पता है कि 1606 से 1627 तक इंडिया में रूल कर रहे थे मुगल एम्पायर जहांगीर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि अकबर का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1556 से 1605, शाहजहां का रूलिंग पीरियड 1627 से 1658, औरंगजेब का रूलिंग पीरियड 1659 से 1707। तो ये रूलिंग पीरियड आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जहांगीर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट, वैसे तो पहली फैक्ट्री टेम्परेरी फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की थी ब्रिटिशर्स ने, और दूसरी जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो एस्टैब्लिश 1613 में सूरत में की थी। यहाँ ऑप्शन में मसूलीपट्टनम नहीं है, तो आप ऑप्शन डी सूरत को ही टिक करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 40। With reference to the Captain Hawkins, which of the following statement is correct? कैप्टन हॉकिंस के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको पता होना चाहिए कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कैप्टन हॉकिंस 1608 में सबसे पहले मुगल एम्पायर जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और वहाँ वो सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन मांगते हैं, और फिर पोर्चुगीज इंटरफेरेंस की वजह से जहांगीर उन्हें ये परमिशन नहीं देते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था 1612 में बैटल ऑफ स्वॉली होती है, जो थॉमस बेस्ट अगुवाई कर रहे थे इंग्लिश की तरफ से, और पोर्चुगीज इस युद्ध को हारते हैं, और फिर 1613 में फाइनली परमानेंट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब कैप्टन हॉकिंस के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ दो स्टेटमेंट्स गिवन है और उसे हमें चेक करना है। ही केम, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एन एनवॉय ऑफ जेम्स वन। वो जेम्स वन के तो एनवॉय रहते हैं लेकिन 1611 में नहीं आते हैं, वो हमने बताया आपको 1608 में आते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, ही वॉज अ वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टर्किश लैंग्वेज में बहुत अच्छे थे, बहुत निपुण थे कैप्टन हॉकिंस, जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित भी हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और ये आपको पहला पार्ट कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी बेटरमेंट हो सकता है वीडियो के रेस्पेक्ट में हम उसे करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का
PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और फीडबैक्स जो भी हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम टेलीग्राम लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में PDF के लिए बोलेंगे। और जो टेलीग्राम लिंक है कमेंट सेक्शन के में जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और जिसमें हम PDF अपलोड करेंगे वो ये है @eagle eye on SSC। सारे स्मॉल लेटर्स हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और स्पेस भी नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।